नमस्कार मित्रों इन दिनों में देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसके संदर्भ में जितनी भी संबंधित बातें हैं, घटनाएं हैं या विवरण हैं, वो आपस में हमें बांट लेने चाहिए। आज मैं आपको विशेष रूप से म्यूज़ियम्स की ओर ले जाना चाहता हूँ, संग्रहालयों की ओर, जो इसी विषय पर आधारित हैं और इसी विषय पर ही उनकी स्थापना की गई है। इनमें आजकल जो चर्चा में है वो म्यूज़ियम या संग्रहालय है, वो अमृतसर का, जिसे विभाजन का एक संग्रहालय कहा जाता है, और उसमें विभाजन से संबंधित सामग्री और साहित्य, कला पक्ष और उधर की मेरा मतलब जो भाग विभाजन के समय, भारत विभाजन के समय, मैं यहाँ पाकिस्तान का उल्लेख नहीं कर रहा कि पाकिस्तान तो उस विभाजन की एक बाई प्रोडक्ट है, उससे उपजा हुआ एक देश है, और उधर की बातें, हमारे उधर के पुराने भारत की बातें बहुत सारी वो भी इसमें संयोजित हैं, संग्रहित हैं, और इसको देखने आने वालों की संख्या वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए, कि जितने मार्मिक स्थल उन्होंने उकेरे हैं, जितनी प्रस्तुतियाँ की हैं, जितने आप दुर्लभ जो पांडुलिपियाँ हैं, दुर्लभ चित्र हैं, उस काल के दुर्लभ पुस्तकें हैं, बहुत सारी सामग्री ऐसी है जिन्हें बड़े करीने से वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, लेकिन न जाने किन कारणों से उसमें आने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, यद्यपि वो एक आकर्षण का मुख्य केंद्र होना चाहिए था। इसी ढंग का दूसरा जो म्यूज़ियम है, जो चर्चित म्यूज़ियम इन दिनों में है, वो दिल्ली का जो प्रस्तावित है, ये 2021 में शायद बनना आरंभ हुआ था। और ये जो म्यूज़ियम दिल्ली वाला है मित्रों, यह थोड़ा सा हटके है, और इसमें विशेष रूप से जो केंद्र है, दारा शिकोह का पुस्तकालय, आपने नाम सुना होगा, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि दारा शिकोह अपने वक्त का सिर्फ मुगलिया सल्तनत का युवराज नहीं था, वो एक अलग कल्चर में, अलग संस्कृति में पला बसा युवक था, और उसकी नियति क्या हुई ये इतिहास का किस्सा है, मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसकी स्मृतियों को, उसकी पांडुलिपियों को और उसकी बहुत सारी चीज़ों को दारा शिकोह म्यूज़ियम में पहले से ही रखा जा चुका है। और ये यदि आप कभी कश्मीरी गेट के आसपास जाएं तो वहाँ से आपको बड़ी आसानी से इसके बारे में पता लग जाता है। और इस म्यूज़ियम में अपने ढंग की अनूठी वस्तुएं संग्रहित हैं, और इसी को अब दिल्ली में विभाजन के एक अभिलेखागार के रूप में, एक म्यूज़ियम के रूप में, एक संग्रहालय के रूप में संजोया जा रहा है। और ये इसका बाकायदा जो इसके निर्माण कार्य का उद्घाटन भी हो चुका है, और धीरे धीरे ये पल्लवित होता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ वो है हरियाणा के स्मृति स्थल। विभाजन से जुड़े हरियाणा के स्मृति स्थल ऐसे हैं मित्रों, जिनसे गुज़रना भी आपको बड़ा मुश्किल लगता है। बहुत ज़्यादा अपने आप पर नियंत्रण रख कर, बहुत ज़्यादा अपने आप को संयत रख कर उन घटनाओं से और उन स्मृति स्थलों से गुज़रना पड़ता है, जो स्मृति स्थल अब भी वहाँ से उजड़े हुए करोड़ों लोगों की पदचाप के गवाह हैं। और जब भी आप ये कभी गुज़रेंगे इन बातों से, इन स्थलों से, सबसे पहला जो शिविर था वो बलदेव नगर कैंप अम्बाला का था, उसके बाद कैथल और कुरुक्षेत्र, शाहबाद, और इससे होते हुए अंतिम पड़ाव के रूप में नीलोखेड़ी को चुना गया था कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जितने भी वहाँ से उजड़ कर लोग आए हैं उन सबको यहाँ पर बसाया जाएगा, और ये एक आदर्श बस्ती होगी जिसमें किसी को भी उजड़ने का एहसास नहीं होगा। सिर्फ उनकी स्मृतियों के नाम पर जो कला और संस्कृति और धर्म या अध्यात्म से जुड़ी हुई जो यादें हैं वो संग्रहित होंगी। और देखने के लिए उसको तत्कालीन प्रधानमंत्री भी आए, और उसके बाद बहुत सारे केंद्रीय मंत्री भी आए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इस बारे में कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ, आप ये मानकर चलिए।
वहाँ किसी भी स्मारक की, किसी भी संग्रहालय की एक ईंट भी नहीं लग सकी। और ये सारे स्थल जो हैं ये बाकायदा गवाह हैं इस बात के कि लोग कैसे अब नवगठित पाकिस्तानी क्षेत्रों से लोग तब लुट पिट कर केवल कोई 3 वस्त्रों में आया, कोई साथ में कुछ यादें उठा के लाया किसी के पास। जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि एक शरणार्थी जिसका चित्र हमारे ही देश के एक चित्रकार ने भी बाकायदा उकेरा था, उसको सामने बैठाकर वो अपनी एक ट्रंकी छोटी सी लाया था और उस ट्रंकी में एक ताला लगा हुआ था। लेकिन रास्ते में दंगाइयों ने जब उसको खोला और खोल कर देखा तो इसके अंदर तो जो उनको उम्मीद थी कि सोना चांदी, कोई गहरे जेवरात, कोई नकदी लाया होगा ये बंदा, वो हैरान थे कि सिवाय वहाँ कागज़ों के पुलिंदे के और कुछ नहीं था। और उन्होंने सारी की सारी टंकी वहाँ छोड़ दी, ताला तोड़ दिया, लेकिन टूटा हुआ ताला भी वो वहीं पर अब भी मौजूद है उसी स्थल पर। और वो इस बात की गवाही देता है कि लोग किस तरह से आती बार सिर्फ अपने घर के 1-2 फ़ोटोग्राफ, कुछ एक अपनी जन्म तिथियों के प्रमाण पत्र, कुछ अपनी पेंशन का प्रमाण पत्र, कोई ऐसी चीज़ें लेकर वहाँ आए कि शायद ये हमारे काम आ जाएं। केवल कागज़ों के पुलिंदे के और कुछ नहीं था। और वो कागज़ों के पुलिंदे भी दोस्तों काम नहीं आ पाए। ये बात एक वस्तु स्थिति है। मैं आपका थोड़ा सा ध्यान बाकायदा ले जाना चाहूँगा बलदेव नगर कैंप के शिविर से। इस शिविर में एक जो कमांडेंट थे इस शिविर के, वो मूल रूप से लाहौर के मेयो आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल थे। एस.एल. पराशर नाम था और इतना बड़ा नाम था कि उनके जो प्रिय मित्रों और प्रशंसकों में इकबाल वगैरह तो थे ही, डॉक्टर ए.आर. रहमान, इकबाल, ये सब लोग थे। लेकिन उनके प्रशंसकों में स्वयं गुरुदेव टैगोर भी थे। एक बार उन्होंने गुरुदेव टैगोर को सामने बैठाकर उनका एक चित्र बनाया और गुरुदेव कहने लगे, तुमने तो मुझे ही उतार लिया, ऐसा भी कूची में बल होता है। मैं तो इस बात को समझ ही नहीं पाया आज तक। यद्यपि मेरा भी मुख्य क्षेत्र पेंटिंग रहा है, मेरी भी बहुत सारी पेंटिंग्स, बहुत सारी कलात्मक चीज़ें मैंने भी तैयार की हैं, लेकिन मैं ऐसे चित्र नहीं उकेर पाता जो आपने किए हैं। और वो एस.एल. पराशर क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे, उनका पहला ठिकाना बलदेव नगर कैंप था, उनको वहाँ कमांडेंट बना दिया गया। तो उस कमांडेंट ने, क्योंकि अंदर से वो आदमी सूक्ष्म संवेदनशील प्रवृत्ति का है, तो वो निकला अम्बाला शहर की ओर से और देखा कि वहाँ कुछ दुकानें हैं। एक दुकानदार से पूछा, यार तुम्हारे पास वो रंग और कूची और एक मिल जाएगा कोई तख्ता बहुत सा जिसके ऊपर मैं अपनी जो पेंटिंग्स बनाने के लिए मैं अपना सारा सामान जो है वो सज्जित कर सकूं। तो उसने कहा, जी मिल तो जाएगा लेकिन इसके लिए पैसे नकद देने पड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि मेरी जेब में तो भाई थोड़े बहुत तो चीज़ें हैं। मेरा एक खूबसूरत मेरे पास पेन है, किसी ने मुझे भेंट किया था। जब भेंट किया था तब इसकी कीमत 2000 से भी ज़्यादा थी और आज शायद वही पेन 50,000 या 1 लाख का भी होगा। तो वो पेन उन्होंने उसको ऑफ़र किया, कहने लगा पेन को मैंने चाटना है, आजकल भूख के मारे गुजारा नहीं होता और आप पेन लेके आ गए कि मुझे सामान दे दो। मैं ये नहीं कर, ये धंधे मैं नहीं करता। इन्होंने फिर आप देखा ना साहब, अपनी अंगूठी से, अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली जिसमें हीरे भी जड़े हुए थे, नग थे, वो भी उनको किसी प्रशंसक ने भेंट की थी। तो उन्होंने कहा, ये रख लो भाई, और अगर कुछ मेरे पैसे बचते हों तो मैं दोबारा आऊँगा, तुमसे रंग ही ले जाऊँगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वो अंगूठी देकर रंग और कूचियाँ और जो एक हेज़ल बोर्ड और सब कुछ वो ले आए। और ले आकर उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि जितनी भी वहाँ पर विधवाएँ थी, जितनी भी वहाँ पर विक्षिप्त हो रही औरतें थी, जितनी भी ऐसी औरतें जिनके साथ कई बार बलात्कार हुए थे और वो अपने आंसुओं को और अपने सख्ते की स्थिति को रोक नहीं पा रही थी बयान करने से, उनको सामने बैठाकर उनके चित्र खींचे, पेंटिंग बाकायदा उनकी बनाई। और पेंटिंग बनाते बनाते कई बार पराशर खुद भी रो पड़ते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो व्यक्ति जिसके प्रशंसकों में गुरुदेव टैगोर जैसी शख्सियतें शामिल थी, इकबाल भी उनके प्रशंसक थे,
वो आदमी जब दिवंगत हुआ 78 में, शायद 78 में, 78 में, तो ठीक है, सामान्य रूप से उनकी 2 बेटियां आई, उनकी शव को ले गई और दाह संस्कार हो गया। लेकिन ना एस.एल. पराशर की कोई भी स्मृति कहीं भी जिंदा है। और वो एस.एल. पराशर वो शख्स था मित्रों, जो मेयो कॉलेज का प्रिंसिपल, फाउंडर प्रिंसिपल होने के साथ साथ चंडीगढ़ के आर्ट्स कॉलेज का भी पहला प्रिंसिपल बना था। और उस व्यक्ति की देन को हम पूरे देश की स्मृतियों और कलाकृतियों के बराबर रखेंगे तो उसकी कलाकृतियाँ भारी पड़ेंगी। अब वो यह सारी की सारी कलाकृतियाँ उनकी बेटियों ने अपने घर में दिल्ली में ही एक स्थान पर वो संजो कर रख दी हैं कि जो प्रशंसक हैं वो आएँ। और उनके प्रशंसकों में सबसे बड़े सतीश गुजराल साहब थे। सतीश गुजराल, आपने नाम सुन रखा होगा, महान चित्रकार। और सिर्फ उन्हीं के कारण ही मैं इनसे, पराशर साहब से एक बार 75 में या 76 में मिल पाया। और मिलते ही उस व्यक्ति को देखते ही आपके मन में ऐसा आदर उभरता है कि मैंने उनके पाँव को हाथ लगाया, उनके हाथों को चूमा, और मुझे एक अजीब एहसास हुआ कि इस व्यक्ति ने कला के माध्यम से पूरा का पूरा तत्कालीन इतिहास, वेदना, सब कुछ उकेर के रख दिया और हमें बहुत कुछ दे गया। लेकिन हम उसकी एक स्मृति को अपने किसी विधानसभा भवन में या कहीं भी उसको सजा कर भी नहीं रख सके। तो ऐसी बहुत सारी दास्तानें इनको बांटते रहेंगे, लेकिन ये बहुत मित्रों दुखी करती हैं। और इनके बीच में से गुज़रना भी इतना मुश्किल है कि ईश्वर बचाए ऐसी नियति से जो हमारे देश के लोगों ने भुगती। धन्यवाद।